वेलकम वंस अगेन टू माय ऑनलाइन क्लास। आज का मेरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपेरेंस एंड गटेशन। ये लास्ट पार्ट है ट्रांसपिरेशन का। सबसे पहले हम लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक प्लांट है और इस प्लांट का ये अंडरग्राउंड पार्ट है और ये एरियल पार्ट है। एरियल पार्ट में जो लीफ होते हैं वो ट्रांसपिरेशन का मुख्य भाग होते हैं और लीफ में पाए जाने वाले जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा 95 से 97% तक ट्रांसपिरेशन का कार्य करते हैं। तो मुख्य जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन की परिभाषा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जल जो है वो वाष्प के रूप में एरियल भाग से, पौधे के एरियल भाग से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जल जो है वो वाष्प के रूप में कैसे बदलता है। पौधों में ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी जो होती है वो वाटर को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म यानी वाष्प फॉर्म के अंदर बदलती है, रूपांतरित करती है। और ये वाष्प फॉर्म जो होती है ये मुख्य रूप से पौधों को रेडिएशन एनर्जी के द्वारा होती है। रेडिएशन एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य से जो हीट मिलती है वो ही जल को वाष्प के रूप में बदलने का कार्य करती है। तो जब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन की बात करते हैं तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में दो मुख्य जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। पहली क्रिया ये होती है कि मीज़ोफिल सेल्स जो रहते हैं, जो मीज़ोफिल सेल हैं, इन मीज़ोफिल सेल से जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उनमें जल जो है वो वेपर के रूप में, जो लिक्विड फॉर्म है वो वाष्प के रूप में बदलता है, इकट्ठा होता है। और इन इंटरसेलुलर स्पेसेस जो अंतरकोशिकीय अवकाश स्थान होते हैं उनसे जो वाटर वेपर्स हैं वो स्टोमेटा द्वारा बाहर के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, वायुमंडल में डिफ्यूज होते हैं। तो लीफ के अंदर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बीच में मीज़ोफिल सेल है, ऊपर एपिडर्मिस है, यहाँ लोअर एपिडर्मिस दिखाई गई है और ये स्टोमेटा है और ये वाटर वेपर्स के रूप में बाहर आ रहा है। ये इन्होंने यहाँ पर इस चित्र के अंदर शो किया गया है। अब जब ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है तो वो किस तरह चलती है। दिन के समय जबकि गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा खुले होते हैं। स्टोमेटा खुले हैं और जो एटमॉस्फेयर है, लीफ के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ हाई डीपीडी है, यानी उच्च डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उच्च क्यों है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि दिन का समय है, सूरज का प्रकाश तेज है, तो पेड़ के प्लांट के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो ड्राई हो जाता है, यानी कि उसको पानी की आवश्यकता है। वो ड्राइनेस को कंप्लीट करता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। तो डीपीडी क्या होता है ये भी डेफिनेशन में पहले आपको जब पढ़ाया था, ये प्रेशर सारे तब बताया था। डीपीडी इज नेट कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, किसी भी पौधे की ये नेट कैपेसिटी होती है कि वो उसको पानी चाहिए, इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। तो हाई डीपीडी जितना होगा उतना ही उसको जल की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर का डीपीडी बढ़ता है तो ये जो है स्टोमेटा के द्वारा जो सब स्टोमेटल कैविटी है, जो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उनके चारों तरफ यहाँ पर सब स्टोमेटल कैविटी रहती है। तो वो जो रंध्र है वहाँ से बाहर की तरफ वो वेपर्स जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेपर्स कैसे आए? यहाँ वेपर्स आए, जो भी हीट एनर्जी है उसने जल को वाष्प के रूप में बदल दिया और वाष्प के रूप में बदला हुआ जल इन सब एस्टोमेटल कैविटी में, मेसोफिल सेल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके इकट्ठा हो गया। तो इस सब स्टोमेटल कैविटी का जो वेपर्स हैं वो बाहर निकल गए। जब सब स्टोमेटल कैविटी से वेपर्स बाहर निकल गए तो सब स्टोमेटल कैविटी के बाद में आते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स जो हैं उनके वेपर्स जो हैं वो सब स्टोमेटल कैविटी में आएंगे। क्यों?
क्योंकि वहाँ से बाहर चले गए तो उसका डीपीटी बढ़ गया। उसका डीपीटी बढ़ने से वो पास की कोशिकाओं से जल लेगा। जब पास की कोशिकाओं से जलेगा मेसोफिल सेल से, तो उनका डीपीटी बढ़ जाएगा। तो मेसोफिल सेल्स का कॉन्टैक्ट जो होता है वो वैस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे होता है। और चूँकि मैंने पहले भी इससे पहले अपनी वीडियो में बताया था कि जल जो है वो जाइलम के द्वारा ऊपर आ रहा है, तो उनका कांटेक्ट जो होता है वो जाइलम से हो जाता है। ये जाइलम है लीफ की, और लीफ के जाइलम जल किससे लेंगे? वो तने के जाइलम से लेंगे, और तने के जाइलम रूट के जाइलम से लेंगे। और यहाँ के जाइलम कैसे लेंगे? पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, और ये होते हुए ये रूट हेयर है। ये एब्जॉर्प्शन में मैंने इसका पाथ पूरा आपको समझाया था। तो इस तरह से जल का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। किसके थ्रू होता है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है। तो एक ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट हो जाता है। और ये पूरे का पूरा मैं आपको एसेंट ऑफ सैप में पूरी क्रिया विधि इसकी बता चुकी हूँ। तो ये मैकेनिज्म है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे ट्रांसपीरेशन का महत्व। ट्रांसपीरेशन के द्वारा पौधे अधिक से अधिक जल का लॉस करते हैं। जब पौधे जल का लॉस करते हैं तो देखा जाए तो ये एक बुराई है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन जो है वो एक बुराई है। लेकिन ट्रांसपीरेशन वो क्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वो ज़मीन से पौधों को मिलता है। ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी जो कि मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप में पढ़ाई थी, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है, इसकी कई हानियां हैं तो कई अच्छाइयां भी हैं, और ये बताती हैं कि ट्रांसपीरेशन जो है वो एक ऐसी बुराई है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़े क्वेश्चन के रूप में, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि ट्रांसपीरेशन इज़ एन अनअवॉइडेबल फिनोमेनन, वो एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको एक इसमें इसकी हानियां लिखनी पड़ेंगी, फिर इसकी लाभ लिखने पड़ेंगे, और ये सिद्ध होगा कि किस तरह ट्रांसपीरेशन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसपीरेशन की हानियां। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। सबसे पहली हानि है रिड्यूस्ड सेल। रिड्यूस्ड ग्रोथ। रिड्यूस्ड ग्रोथ में जब वाटर का लॉस होता है, जब ट्रांसपीरेशन की क्रिया हो रही है और उसके द्वारा पौधे के भागों से, लीफ से जल की जो मात्रा है वो बाहर चली गई है, तो काफ़ी कम मात्रा में जल वहाँ पर मौजूद रहता है। इससे क्या होता है कि सेल की जो टर्जिडिटी है, लीव्स की जो सेल की टर्जिडिटी है वो गिर जाती है। और जब सेल्स की टर्जिडिटी गिरती है, चाहे वो लीफ की है चाहे तने की है, जहाँ पर कि वाटर कम हो गया, तो वो उसकी ग्रोथ को प्रभावित करती है। उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। पूरा ग्रोथ जो है वो ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड होता है। जब मैं आप कभी वीडियो में ये ऑक्सिन पढ़ाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो ट्रांसपीरेशन द्वारा अधिक मात्रा में जल के निकलने से, वेपर्स के रूप में, उससे जो पौधों की जो वृद्धि है वो बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा है डेसिकेशन एंड विल्टिंग, यानी शुष्कन और म्लानी। विल्टिंग मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ट्रांसपीरेशन के कारण क्या होता है, पौधों में जो जल होता है वो बहुत ही क्या बोलेंगे, जल की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत अधिक हो जाती है। यानी लॉस ज़्यादा हो गया तो डेफिशिएट हो गया, तो वो डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है तो पत्तियां सूख जाती हैं। और जो पत्तियां सूखती हैं तो वो अपने टिप से, अपने किनारों से, अपने जो मार्जिन होते हैं वहाँ से सूखना शुरू करती हैं, और बाद में फिर वो पीटियोल तक जाती हैं। तो अंत में होता यह है कि जो पीटियोल, जो तने से जुड़ा रहता है, वहाँ से वो पत्ती टूटकर झड़कर गिर जाती है, सेनेसेंस की क्रिया हो जाती है, और अंत में पौधे की मौत हो जाती है। यानी शुष्क अवस्था जो आती है, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो लीफ गिर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, तो पौधा भी मर जाता है। नेक्स्ट है फॉल इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसका गिरना।
फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें बताया था कि जल जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक मुख्य घटक है, विलायक है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो जल के माध्यम में ही संपन्न होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर जल कोशिकाओं में मौजूद नहीं है तो जो जो जल ऑप्टिमम लेवल जो उसका जो चाहिए वो ऑप्टिमम लेवल गिर जाता है, तो उपापचय क्रिया जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं जो बहुत ही स्लो हो जाती हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, एक तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जिससे पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के दौरान वो नहीं मिल पाती है, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी आगे चल के पूरी इससे प्रभावित हो जाती है। फोर्थ इज रिड्यूस्ड यील्ड, उपज की कमी। उपज की कमी को भी हम इस तरह से लेते हैं कि पौधों में जब ट्रांसपीरेशन की क्रिया हाई हो जाती है तो इससे क्या होता है कि उसमें विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग होने से मुरझान जो आता है, लीव्स में मुरझान आता है, तो वो मुरझान जो होता है वो 50% से अधिक जो यील्ड मिलनी चाहिए, फसल की जो यील्ड मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जल न्यूनता जो होती है उससे पौधे में जो फ्लावरिंग होनी चाहिए वो फ्लावरिंग लेट हो जाती है, और जो फ्लावरिंग लेट होती है तो फ्रूट्स जो होते हैं वो भी कम बनते हैं और वो छोटे बनते हैं। तो ये यील्ड को इस तरह से प्रभावित करती है। फिफ्थ है प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। जो पौधों की जो एमिनो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं वो उनकी जो पापचिक क्रियाएं हैं वो वाटर स्ट्रेस अवस्थाओं में प्रभावित होती हैं। वाटर स्ट्रेस कंडीशन यानी जल की कमी होना, जल की न्यूनता होना, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं जो होती हैं उनमें बाधा आने लगती है, वो नहीं भी होती हैं, और प्रोटीन का जो अपघटन भी होता है वो भी तेज हो जाता है, एक्सेलरेट कर जाता है। उसका जो प्रोटीन जो है वो उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। जब ब्रेक डाउन शुरू होता है प्रोटीन का तो अंत में वो सेनेसेंस की तरफ ही ले जाता है। सेनेसेंस यानी धीरे धीरे पौधे की डेथ हो जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की 5 बड़ी हानियां हैं, लेकिन इतनी हानियां होने के बावजूद वाष्पोत्सर्जन के अनेक फ़ायदे भी हैं। और ये जो फ़ायदे हैं, जो लाभ हैं, जो एडवांटेज हैं, उनमें पहला एडवांटेज है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का पूरा एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें डिटेल सारा बताया था एसेंट ऑफ सैप के बारे में। इसमें थोड़ा सा मैंने अभी जो आपको पूरा मैकेनिज़्म डिस्क्राइब किया, वो मैकेनिज़्म जो है वो एसेंट ऑफ सैप पे भी लागू होता है। एक ट्रांसपीरेशन पूल बनता है और वो ट्रांसपीरेशन पूल जो है वो जल को ऊपर खींचने का काम करता है, और अगर ट्रांसपीरेशन की क्रिया नहीं होगी तो रसारोहण की क्रिया भी नहीं होगी, और पौधों के अंतिम भाग तक, उसके टिप तक, उसके टॉप तक जल नहीं पहुंचेगा, और जल नहीं पहुंचेगा तो पौधा अल्टीमेटली सरवाइव नहीं करेगा। तो ये एक इसका मुख्य एडवांटेज है कि एसेंट ऑफ सैप जो है वो ट्रांसपीरेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल, यानी पौधे का जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा ही होता है। पत्तियों पर जितनी भी सोलर एनर्जी पड़ती है, जो रेडिएशन लीफ के ऊपर पड़ता है, उसका 65% भाग जो होता है वो पत्तियां अवशोषित करती हैं। 25% ऐसा होता है जो पास थ्रू हो जाता है, जो लीफ से बाहर निकल जाता है, और 10% ऐसे होता है जो कि सोलर रेडिएशन में हीट में परिवर्तित हो जाता है। तो जो 10% भाग जो होता है जो कि हीट में परिवर्तित हो जाता है, यदि इस जो ऊर्जा बन गई, उसकी जो एनर्जी बन गई, उसका उपयोग किसी कार्य में नहीं हुआ तो वो तापमान इतना बढ़ सकता है कि पौधा जो होता है वो कुछ समय से एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा जीवित नहीं रहता है।
ठीक है। तो वो हीट एनर्जी पौधे को मार सकती है, लेकिन उस हीट एनर्जी को वा का उपयोग पौधे क्या करते हैं, अभी मैंने मैकेनिज़्म बताया कि वो वाटर को वाटर वेपर्स के रूप में बदल देते हैं। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है जल को वाष्प के रूप में बदलने में, और ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। तो एक कूलिंग इफेक्ट पौधे को देने के लिए, एक टेम्परेचर का कंट्रोल करने के लिए उस पौधे का ट्रांसपिरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। फिर आता है मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। पादप ट्रांसपिरेशन के द्वारा मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये फिर मैं वही चीज़ दोहराऊंगी, अभी मैंने बताया कि एक ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होता है। ये ट्रांसपिरेशन पूल जो है वो पूरा रूट तक पहुंचता है, और रूट जो है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जब रूट वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं तो उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है, और ये सब वेसल्स के जाइलम के थ्रू पौधे के अन्य भागों तक स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन और उसका ट्रांसपोर्टेशन, या अनेक मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और उनका ट्रांसपिरेशन और उनका ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही होता है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ये निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। मैकेनिकल टिश्यूज़, मैकेनिकल टिश्यूज़ यानी यांत्रिक ऊतकें। वाष्पोत्सर्जन की जो हाई रेट जो होती है वो पौधों में जितने भी मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट में सहायक होती है। यानी जल जो है वाष्प के रूप में बदलता है और पौधे से बाहर निकलता है, तो पौधे को दृढ़ता देने के लिए टिश्यूज़ जो होते हैं वो मैकेनिकल, उनकी जो वॉल होती है वो मोटी हो जाती है और वो उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के काम करते हैं। ये तभी होगा जब लॉस होगा वाटर का ट्रांसपिरेशन में। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, कई बारी रूट्स के द्वारा अतिरिक्त जल जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो अतिरिक्त जल एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर जो है वो उस कोशिकाओं का जो सामान्य जो उनका जो स्फीति रहनी चाहिए उस स्फीति से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो फट जाएंगी। तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया जो होती है वो उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम करती है, जिससे कि उसकी पौधे के अंदर निश्चित मात्रा में एक जल बना रहे जो कि चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हैं वो नॉर्मल जो हैं वो चलती रहें। डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम जो यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन ये भी एक ट्रांसपिरेशन का एक महत्व है, उसका लाभ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो रूट सिस्टम का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। कैसे कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एक रूट सिस्टम को डेवलप होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध कराता है। फेवरेबल कंडीशन इस तरह से उपलब्ध कराता है कि जब ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट हुआ, जल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है पौधे में, एरियल पार्ट्स और लीफ और स्टोमेटा से होते हुए बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, तो रूट जल एब्जॉर्ब करती हैं। रूट जल एब्जॉर्ब करती है तो उनके पास का जो जल होता है वो रूट हेयर के आसपास का जो जल भूमि में या मिट्टी में रहता है वो कम होने लगता है। तो वो जो कम होने लगता है तो उस जल की तलाश में जो रूट सिस्टम है वो अपने आप को डेवलप करता है और वहाँ तक जल तक पहुँचने का प्रयास करता है। तो इस तरह रूट का जो डेवलपमेंट होता है, रूट सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ट्रांसपिरेशन सहायक होता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया होती है वो पौधे की वृद्धि या ग्रोथ को भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। जो भी एयर की हाई ह्यूमिडिटी, जब एयर में हाई ह्यूमिडिटी होती है तो
ये तौर पर ये क्या बोलेंगे कि विनरबर्गर ने ये सिद्ध किया है कि सूरजमुखी की जो ग्रोथ होती है वो सामान्य से आधी रह जाती है जब ट्रांसपीरेशन की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। तो हाई ट्रांसपीरेशन पे उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है ना। तो सूरजमुखी के पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए वाष्पोत्सर्जन एक अति आवश्यक कार्य होता है। ये विनरबर्गर के द्वारा 1958 में बताया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी हानियां देखी 5, तो हमने ट्रांसपीरेशन के 6 लाभ भी पढ़े। ये दोनों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि ट्रांसपीरेशन एक आवश्यक बुराई है। कर्टिस ने 1926 में एक कोट किया कि ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल। ट्रांसपीरेशन एक आवश्यक बुराई है। स्टीवर्ट ने इसको कहा कि ट्रांसपीरेशन एक अपरिहार्य बुराई है, यानी ट्रांसपीरेशन इज एन अनअवॉइडेबल इविल। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, और ये बड़ा क्वेश्चन जो होता है आपके इस फॉर्म में आएगा। ये कोटेशन एक आएगा, आपको कहा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताकर इसको सिद्ध करना होगा कि ट्रांसपीरेशन एक आवश्यक बुराई है। अब हम लेते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स। एंटी ट्रांसपायरेंट्स वो पदार्थ होते हैं जो पौधे में ट्रांसपीरेशन की क्रिया को कम कर देते हैं, इसको रोक देते हैं, उसकी वृद्धि को प्रभावित किए बिना, उसके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित किए बिना। यानी ऐसे सभी पदार्थ जो पौधे की वृद्धि व प्रकाश संश्लेषण पर बिना कोई निरोधी प्रभाव के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, उन्हें हम प्रतिवाष्पोत्सर्जक या ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। फिल्म फॉर्मिंग, फिल्म बनाने वाले पदार्थ, मेटाबॉलिक पॉइजन्स, उपापचयी विष, और स्टोमेटल इनहिबिटर्स, रंध्री निरोधक। फिल्म फॉर्मिंग क्या होते हैं? ये इस कैटेगरी के अंदर वो एंटी ट्रांसपेरेंट रखे जाते हैं जो कलरलेस होते हैं, जो कलरलेस प्लास्टिक होते हैं, सिलिकॉन ऑयल होते हैं, और लो विस्कोसिटी वाले होते हैं। जब इनको पौधों पे छिड़का जाता है तो ये पौधे के ऊपर, पत्ती के ऊपर एक पतली परत बना लेते हैं जो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। यानी वाटर का जो वाटर वेपर्स के रूप में लॉस होता है वो नहीं होता है, जबकि गैसियस एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो उसके पास थ्रू होती रहती हैं। यानी उसके लिए तो ये परमीबल रहते हैं और जल के लिए ये अपरमिएबल हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मेटाबॉलिक पॉइजन होते हैं, ये ऐसे मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा को दोपहर के समय, जबकि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई होता है, उस समय आंशिक रूप से बंद कर देते हैं। तो इस श्रेणी में मुख्य रूप से अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जो कि एक फंजीसाइड होता है, आता है, और उसकी 10⁻⁴ मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो घोल होता है वो बहुत कम पॉइजनस होता है, लेकिन ये स्टोमेटा को पार्शली क्लोज कर देता है। तो उसका जो स्प्रे होता है वो उसका असर 2 वीक्स तक रहता है। उसका स्प्रे कर दिया जाता है इस मर्क्यूरिक एसीटेट का, और पार्शियल क्लोजर हो जाता है 2 वीक के लिए। तो जो लॉस जो होता है ट्रांसपीरेशन में वाटर का वो रुक जाता है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड, जो कि हमने लेविट हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया था, एक बंद करने का, स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है, तो उसका भी उपयोग करते हैं, लेकिन
इसका उपयोग जो है वो कमर्शियली नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो किसान इसका यूज़ इस स्तर पर नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो स्टोमेटल इनहिबिटर है, क्योंकि अभी स्टोमेटा के द्वारा ही अधिकांश ट्रांसपीरेशन होता है, तो स्टोमेटा की को बंद करने वाले, स्पेशली स्टोमेटा पर असर देने के लिए जो पदार्थ यूज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एब्सिसिक एसिड इस श्रेणी में आते हैं। एब्सिसिक एसिड जो कि मेटाबॉलिक फिनोमेना पॉइजन में भी आता है और इसमें भी आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी उच्च सांद्रता रंध्रों को बंद कर देती है, पार्शियल क्लोजर उसे कह सकते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 0.03% होती है, और यदि इसे बढ़ाकर हम 0.05% कर दें तो ये रंध्रों को आंशिक रूप से बंद करने का काम करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता अधिक होने पर रंध्र जो है वो पूर्ण रूप से भी बंद हो जाते हैं, और इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी है वो रुक सकती है। जब एंटी ट्रांसपायरेंट्स की बात होती है तो एंटी ट्रांसपायरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जो कि जिससे कि उनका कमर्शियल यूज़ हो सके। सबसे पहला तो उसको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं होना चाहिए, पौधे पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव उसको नहीं डालना चाहिए। एंटी ट्रांसपेरेंट इस प्रकार के होने चाहिए जो केवल द्वार कोशिकाओं तक सीमित रहें, रेस्ट्रिक्टेड टू गार्ड सेल्स, जो जिनकी उनकी एक्टिविटी हम केवल गार्ड सेल तक कर सकें, क्योंकि गार्ड सेल्स जो हैं वो रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो रंध्र जिससे बंद हो जाएं तो वो इस प्रकार के होने चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल से मतलब होता है कि जब हम इसको दे रहे हैं पौधों में इसका उपयोग कर रहे हैं, फसल पे या किसी पे भी इसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसके उपयोग को ख़त्म भी किया जा सके, एक निश्चित समय के बाद उसको वापस ख़त्म किया जा सके, उसकी एक्टिविटी को वापस रोक दिया जा सके। चौथा इसका कैरेक्टर होना चाहिए कि ये जो गैसेस हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन के लिए ऑक्सीजन, इन दोनों गैसों के लिए पारगम्य होना चाहिए। स्टोमेटा भले ही बंद हो जाएं, पार्शियल क्लोज हो जाएं, फुल्ली क्लोज हो जाएं, लेकिन उसके ऊपर जो फिल्म छड़ी हुई है किसी भी एंटी ट्रांसपेरेंट की, वो इन गैसों के लिए अपारगम्य नहीं होनी चाहिए, उनका एक्शंस होते रहना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सस्ते होने चाहिए। अगर कमर्शियली कोई भी किसान इसका उपयोग करेगा तो इसका उपयोग जो है उसको महंगा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे किसान। तो इस तरह से ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स के 5 कैरेक्टर्स हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स 2-3 एंटी ट्रांसपेरेंट्स के नाम पूछे जाते हैं, तो आप उनके नाम याद रखिए। एंटी ट्रांसपेरेंट्स के कैरेक्टर पूछे जाते हैं, वो आप याद रखिए।